जेरी लेन कभी यूनाइटेड नेशंस का एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर हुआ करता था। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी कैरन और बेटियों कॉनी और रेचल के साथ एक शांत और सामान्य जिंदगी जी रहा था। रेचल के जन्मदिन के मौके पर जेरी अपने पूरे परिवार के साथ घूमने निकलता है, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अजीब थी। फिलाडेल्फिया शहर की सड़कों पर हर तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। आसमान में कई हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगा रहे थे और सड़क पर लोग डर के मारे इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। जेरी हालात समझने के लिए कार का रेडियो ऑन करता है। रेडियो पर बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में एक अज्ञात महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये संक्रमण जानवरों के काटने से इंसानों में फैल रहा है और इसके लक्षण कुछ हद तक रैबीज जैसे हैं। अब तक कई देश इसकी चपेट में आ चुके थे। अचानक सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां तेजी से भागती दिखती हैं। जेरी हालात देखने के लिए कार से बाहर निकलता है, तभी थोड़ी दूरी पर जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। एक पुलिस ऑफिसर अपनी बाइक जेरी के पास रोकता है और उसे तुरंत कार के अंदर जाने को कहता है, लेकिन तभी पीछे से तेज रफ्तार में आती एक बेकाबू ट्रक उस पुलिस वाले को कुचलती हुई आगे निकल जाती है और ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को टक्कर मारने लगती है। जेरी बिना समय गंवाए अपनी कार उस ट्रक के पीछे लगा देता है ताकि ट्रैफिक से निकल सके, लेकिन आगे एक चौराहे पर ट्रक दूसरी ट्रक से टकराकर पलट जाती है। जेरी दूसरी दिशा में मुड़ता है, मगर तभी एक के बाद एक कई गाड़ियां उसकी कार से टकरा जाती हैं। खुशकिस्मती से एयरबैग खुलने की वजह से जेरी और उसका परिवार बच जाता है। जेरी और कैरन जल्दी से बच्चों को कार से बाहर निकालते हैं, लेकिन बाहर का मंजर और भी डरावना था। लोग किसी अनदेखे खतरे से डर कर भाग रहे थे। अचानक एक औरत चीखती हुई एक कार की विंडशील्ड पर कूद पड़ती है और पागलों की तरह सिर से शीशा तोड़ देती है। फिर वह जानवरों की तरह कार के अंदर बैठे आदमी पर झपटती है और उसके हाथ को दांतों से काटकर भाग जाती है। कुछ ही सेकंड में उस आदमी के शरीर में भयानक बदलाव होने लगते हैं। वह भी उसी औरत की तरह हिंसक और खूंखार बन जाता है, मानो उसका दिमाग उसके काबू में ही न रहा हो। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि यह संक्रमण काटने से फैल रहा है और संक्रमित लोग दूसरों को काटकर उन्हें भी संक्रमित कर रहे हैं। जेरी और कैरन किसी तरह अपने बच्चों के साथ एक आरवी में बैठकर शहर की भीड़ से दूर निकल जाते हैं। इसी दौरान जेरी को उसके दोस्त थियरी का कॉल आता है, जो यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल होता है। जेरी उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। थियरी बताता है कि उसने भी ऐसी महामारी पहले कभी नहीं देखी और वह खुद बड़ी मुश्किल से बच पाया है। वह जेरी से कहता है कि हालात से निपटने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए और वह एक हेलीकॉप्टर भेज रहा है। जेरी बताए गए अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे आरवी में एक बंदूक मिल जाती है। अपार्टमेंट के पास पहुंचते ही एक संक्रमित आदमी ऊपर से गिरकर कार पर आ पड़ता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह खड़ा हो जाता है और तेजी से जेरी की तरफ दौड़ता है। जेरी बिना सोचे उसके सिर में गोली मार देता है, लेकिन तभी दर्जनों संक्रमित लोग उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। जेरी अपने परिवार के साथ अपार्टमेंट में घुसकर सीढ़ियों से ऊपर भागता है। संक्रमित लोग किसी जानवर की तरह पूरी रफ्तार से उनका पीछा करते हैं। इसी तरह वे छत तक पहुंच जाते हैं, जहां थियरी की रेस्क्यू टीम पहले से मौजूद होती है। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है। संक्रमित लोग जान की परवाह किए बिना बिल्डिंग से छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम उन्हें चकमा देकर निकल जाती है। जेरी और उसका परिवार समुद्र के बीच बने यूनाइटेड नेशंस के कमांड शिप पर पहुंच जाता है, जो अभी तक एक सेफ जोन बना हुआ था। वहीं थियरी जेरी को बताता है कि प्रेसिडेंट और ज्यादातर सरकारी अधिकारी मारे जा चुके हैं। कोई भी शहर अब सुरक्षित नहीं है और पूरी दुनिया में यही हाल है। वैज्ञानिकों की एक टीम इस संक्रमण पर काम कर रही थी। उनका मानना था कि यह एक खतरनाक वायरस है, जिसे वे ज़ॉम्बी वायरस कह रहे हैं, यानी जिंदा लाश। टीम में डॉक्टर फासबा, एक मशहूर वीरोलॉजिस्ट, भी शामिल था। उसका मानना था कि अगर वायरस की शुरुआत और उसका स्रोत पता चल जाए तो इसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है। इसीलिए डॉक्टर फसबैक को साउथ कोरिया भेजने का फैसला किया जाता है। यूएस नेवी का कैप्टन जेरी से कहता है कि उसे इस मिशन में डॉक्टर फसबैक के साथ जाना होगा, क्योंकि ऐसे हालात में उसकी जांच पड़ताल की काबिलियत सबसे ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन जेरी हिचकिचा जाता है, क्योंकि वह इस हालात में अपने परिवार को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। कैप्टन जेरी से साफ शब्दों में कह देता है कि अगर वह अपने परिवार को यहाँ सेफ जोन में रखना चाहता है तो उसे इस वायरस की असली सच्चाई पता लगानी ही होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जेरी और उसका पूरा परिवार रेफ्यूजी कैंप भेज दिया जाएगा। अब कैप्टन ने जेरी के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। भारी दिल के साथ जेरी अपने परिवार को अलविदा कहता है और डॉक्टर फासबाक और एक मिलिट्री टीम के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल पड़ता है। लंबे हवाई सफर के बाद उनका प्लेन साउथ कोरिया के हम्फ्रीज मिलिट्री बेस पर लैंड करता है। मिलिट्री की निगरानी में जैसे ही जेरी और फासबाक प्लेन से बाहर निकलते हैं, वे देखते हैं कि चारों तरफ इन्फेक्टेड लोगों का खतरनाक झुंड जमा
जमा है। अंधेरा होने की वजह से इन्फेक्टेड उन्हें देख नहीं पा रहे थे। डॉक्टर फास्बाक हाथ में गन लिए डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक अंधेरे से एक इन्फेक्टेड उन पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन एक सोल्जर उसे समय रहते देख लेता है और गोलियां चलाकर उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही सारे इन्फेक्टेड उसी दिशा में खींचने लगते हैं। डर के मारे फास्बाक वापस प्लेन की तरफ भागता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है और उसकी अपनी गन चल जाती है। गोली लगते ही डॉक्टर फास्बाक की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी दौरान मिलिट्री की एक दूसरी यूनिट वहां पहुंच जाती है, जो पहले से ही बेस पर मौजूद होती है। वे जेरी और पूरी टीम को तुरंत एक बंकर के अंदर ले जाते हैं। बंकर में पहुंचते ही जेरी कैप्टन से पूछता है, क्या ये इन्फेक्टेड आवाज से आकर्षित होते हैं? कैप्टन जवाब देता है, हाँ, ये आवाज सुनकर ही खींचाते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि आम गोलियों का इन पर ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए इन्हें जला देना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। इसके बाद कैप्टन जेरी से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा वह नासमझ साथी कौन था जो अपनी ही गोली से मारा गया? जेरी बताता है, वह एक वीरोलॉजिस्ट था। हम यहाँ वायरस की सच्चाई जानने आए थे, क्योंकि यूएस नेवी को यहाँ से एक ईमेल मिला था जिसमें ज़ॉम्बी शब्द लिखा था। कैप्टन कहता है, हम भी उसी ईमेल की जांच करने यहाँ आए थे। कैप्टन आगे बताता है, इस बेस के एक कमरे में करीब 15-16 लोग एक इन्फेक्टेड आदमी को बेड से बांधने की कोशिश कर रहे थे। वह आदमी इन्फेक्टेड था और उसने उन सभी लोगों को काट लिया। कुछ ही देर में वे सब भी इन्फेक्टेड हो गए और मजबूरी में हमें सबको जला देना पड़ा। ये सुनकर जेरी पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि उस आदमी को किसने काटा था? कैप्टन बताता है, हमें बताया गया था कि वह आदमी इस बेस का डॉक्टर था। उसे एक सोल्जर की मौत की जांच के लिए पास के एक गांव में भेजा गया था। असल में कुछ समय पहले वह सोल्जर बेस से भाग गया था। कुछ दिन बाद गांव वालों को वह बहुत अजीब हालत में मिला। उसके मुंह से काले रंग का गाढ़ा तरल निकल रहा था और वह लोगों को काटने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने उसे गोली मार दी और बांध दिया। संभव है वही सोल्जर वायरस से इन्फेक्टेड था और उसी ने डॉक्टर को काट लिया। जब डॉक्टर वापस बेस लौटा तो वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था और अपने ही मरीजों को काटने लगा। जेरी पूछता है, जिस कर्नल ने तुम्हें यह सब बताया वह अब कहाँ है? कैप्टन जली हुई लाशों की तरफ इशारा करता है और कहता है, वह कर्नल भी इन्फेक्टेड था। अब उसका शरीर जल चुका है, सिर्फ उसकी उंगलियां बची हैं। डरावनी बात यह थी कि शरीर न होने के बावजूद उन उंगलियों में अब भी हरकत हो रही थी। जेरी पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि पहला सोल्जर कैसे इन्फेक्टेड हुआ? कैप्टन कहता है, नहीं, और अब यह जानना साबित नामुमकिन है। सारे रिकॉर्ड्स जल चुके हैं। इसी दौरान जेरी एक सोल्जर को लंगड़ाते हुए चलता देखता है और पूछता है, कहीं तुम्हें इन्फेक्टेड ने काटा तो नहीं? कैप्टन बताता है, नहीं, ये उसकी पुरानी बीमारी है, लेकिन यह सोल्जर बहुत लकी है। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो कई इन्फेक्टेड इसके आसपास थे, फिर भी उन्होंने इसे छुआ तक नहीं। आगे बढ़ते हुए जेरी एक जेल में बंद आदमी को देखता है जो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा होता है। कैप्टन बताता है, ये एक CIA एजेंट है। साउथ कोरियंस ने इसे नॉर्थ कोरियंस को गैर कानूनी तरीके से गन्स बेचते हुए पकड़ा था। जेरी उस एजेंट के पास जाता है। वह आदमी बहुत अजीब था। उसने अपने ही हाथों से अपने ज्यादातर दांत निकाल दिए थे। जेरी पूछता है, तुमने नॉर्थ कोरियंस को गन्स क्यों बेची? क्या गन्स से वायरस से बचा जा सकता है? एजेंट हंसते हुए कहता है, गन्स? वह तो उनकी नाकाम कोशिश थी। फिर वह अपना एक और दांत निकालता है और कहता है, असल उपाय यह था। नॉर्थ कोरिया ने इन्फेक्टेड की सबसे बड़ी ताकत ही खत्म कर दी। उन्होंने 24 घंटों में अपने करोड़ों लोगों के सारे दांत निकलवा दिए। जब दांत ही नहीं होंगे तो कोई किसी को काट नहीं पाएगा और इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं। जेरी हैरानी से कहता है, ये तो पागलपन है। एजेंट गुस्से में कहता है, पागल वे नहीं है, पागल हम हैं जो अब भी साइंस पर भरोसा किए बैठे हैं। हमें भी वही करना चाहिए था जो नॉर्थ कोरिया ने किया और इजराइल ने भी। जेरी पूछता है, इजराइल ने क्या किया? एजेंट बताता है, महामारी फैलने से पहले ही उन्होंने अपने देश के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना ली थी। जेरी चौंक कर कहता है, लेकिन इजराइल तो हजारों सालों से दीवारें बनाता आया है। एजेंट गंभीर होकर कहता है, यही तो सोचने वाली बात है, हजारों सालों का काम अचानक पिछले हफ्ते ही क्यों पूरा हुआ? फिर एजेंट कहता है, जुर्गन वॉम्ब्रन, जेरूसलम का एक आदमी, वह तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है। यह सुनते ही जेरी अपनी टीम से कहता है, प्लेन तैयार करो, हम जेरूसलम जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जेरी के लिए प्लेन तक पहुंचना भी काफी मुश्किल होने वाला था। बंकर के बाहर हजारों इन्फेक्टेड का खतरनाक झुंड जमा हो चुका था। हालात को देखते हुए कैप्टन ने जेरी और एयरप्लेन पायलट को बिना शोर मचाए प्लेन तक पहुंचाने का फैसला किया। इसी वजह से दोनों को साइकिल पर प्लेन की ओर भेजा गया, जबकि कैप्टन और उसकी टीम छिपकर दूर से उनकी सुरक्षा पर नजर रखने लगी। जेरी और पायलट पूरी ताकत से साइकिल के पैडल चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी पायलट का कपड़ा फेंसिंग के तारों में फंस गया। खुद को छुड़ाने की कोशिश में काफी शोर मच गया और उसी शोर को सुनते ही इन्फेक्टेड तूफान की तरह उनकी ओर दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए जेरी और पायलट और तेज साइकिल चलाने लगे। वे प्लेन तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक इन्फेक्टेड जेरी पर झपट पड़ा, लेकिन उसे काटने से पहले ही कैप्टन वहां पहुंच गया और उस इन्फेक्टेड को मार गिराया। जेरी और पायलट किसी तरह जहाज के अंदर पहुंच गए, लेकिन उन्हें बचाते हुए कैप्टन खुद इन्फेक्टेड हो गया था। इन्फेक्टेड बनने से पहले ही उसने खुद को गोली मार ली। कैप्टन की कुर्बानी की वजह से जेरी और पायलट सुरक्षित तरीके से यरूशलेम के लिए रवाना हो गए। यरूशलेम पहुंचते ही इजरायली सेना की एक यूनिट जेरी को येरोगन के पास ले जाती है। येरोगन इजराइल का एक सीनियर अफसर था। जेरी उससे पूछता है, आपको वायरस के बारे में कैसे पता चला? येरोगन बताता है कि हमें एक भारतीय जनरल की तरफ से संदेश मिला। उस संदेश में लिखा था कि वे राक्षसों से लड़ रहे हैं और राक्षस से मतलब ज़ॉम्बी थे, यानी चलते फिरते मुर्दे। ये सुनकर जेरी हैरान होकर पूछता है, सिर्फ
सिर्फ एक मैसेज पढ़कर आपने पूरे देश के चारों ओर इतनी बड़ी दीवार कैसे बना दी? येरोगन जवाब देता है, हमने हमेशा खतरों को नजरअंदाज किया और हर बार इसकी भारी कीमत चुकाई। इसीलिए हमने एक खास रणनीति बनाई। हमने 10 एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई। अगर 9 लोग किसी बात से सहमत हों तो 10वें का काम होता है उसे गलत साबित करना, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इसका मकसद ये था कि कोई भी खतरा नजरअंदाज न हो। जब 9 एक्सपर्ट्स ने सोचा कि भारत के मैसेज में राक्षस का मतलब कुछ और है, तो मैंने जांच की और उन्हें गलत साबित किया, और इसी वजह से हम आज तक जिंदा हैं। जेरी कहता है, तो आप ही 10वें एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह वायरस भारत से आया है? येरोगन जवाब देता है, इस वक्त यह जानना नामुमकिन है कि वायरस कहां से आया। इस समय इलाज से ज्यादा जरूरी खुद को बचाना है। यह कहकर येरोगन जेरी को सीमा की दीवार पर ले जाता है। वहां लोगों को रेस्क्यू करके दीवार के अंदर लाया जा रहा था। उनका मानना था कि जितने कम लोग इन्फेक्टेड होंगे, हालात उतने ही आसानी से संभाले जा सकेंगे। लेकिन दीवार के बाहर हजारों इन्फेक्टेड अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दीवार के अंदर लाए गए लोग खुशी में लाउडस्पीकर पर दुआएं पड़ने लगे। वह आवाज इन्फेक्टेड को पागल कर देती है। वे एक दूसरे पर चढ़कर टॉवर की तरह बन जाते हैं और ऊंची दीवार पार कर लेते हैं। इन्फेक्टेड इतने ज्यादा थे कि सेना की गोलियां भी उन्हें रोक नहीं पाती। वे जानवरों की तरह लोगों पर हमला करने लगते हैं और उन्हें इन्फेक्टेड बना देते हैं। ये देखकर येरोगन तुरंत आदेश देता है कि जेरी को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पहुंचाया जाए। सैनिक जेरी को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड एक एक करके सैनिकों को भी काटते जाते हैं। बची हुई टीम जेरी को एक तंग रास्ते से ले जाती है। दौड़ते हुए जेरी की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वह बच्चा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लगता है। इन्फेक्टेड उसके बिल्कुल पास थे, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। वे उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। ये देखकर जेरी हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद एक महिला सैनिक के हाथ पर इन्फेक्टेड हमला कर देता है। जेरी तुरंत चाकू से उसका हाथ काट देता है। भयानक दर्द के बावजूद वह सैनिक बच जाती है। आखिरकार जेरी और टीम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक पायलट डर के मारे जहाज उड़ा चुका होता है। वे दूसरा जहाज रोकते हैं और इमरजेंसी दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। जहाज में जेरी सबसे पहले उस सैनिक की पट्टी करता है। वह अपना नाम सेगन बताती है, लेकिन दुख के साथ कहती है कि अब इस हाथ के बिना वह सिर्फ बोझ बन गई है। यह सुनकर जेरी को सब समझ में आ जाता है। उसे याद आता है कि साउथ कोरिया में एक लंगड़ा सैनिक भी इन्फेक्टेड से सुरक्षित रहा था और यहाँ बीमार बच्चे को भी इन्फेक्टेड ने नजरअंदाज कर दिया था। जेरी समझ जाता है कि यह वायरस कमजोर या बीमार शरीर पर हमला नहीं करता। इन्फेक्टेड सिर्फ स्वस्थ लोगों को निशाना बनाते हैं। अब जेरी को वायरस की कमजोरी पता चल चुकी थी। वह तुरंत टेरी को फोन करके रिसर्च लैब का पता पूछता है। पायलट को बताया जाता है कि कार्डिफ में WHO का रिसर्च सेंटर है। जहाज का रुख वहीं मोड़ दिया जाता है, लेकिन जहाज के पीछे के केबिन में एक अजीब घटना हो रही थी। एक कुत्ता बाथरूम की तरफ देखकर लगातार भौंक रहा था। एक अटेंडेंट बाथरूम का दरवाजा खोलती है और कुत्ता डर कर भाग जाता है। अचानक बाथरूम से एक इन्फेक्टेड बाहर निकलता है और अटेंडेंट को काट लेता है। कुछ ही सेकंड में वह भी इन्फेक्टेड बन जाती है। धीरे धीरे पूरा केबिन इन्फेक्टेड से भर जाता है। शोर सुनकर जेरी पर्दे के पीछे से झांकता है और सब देख लेता है। वह तुरंत अपने केबिन के लोगों को चुप रहने को कहता है और बैग से दरवाजा बंद करने लगता है। लेकिन अचानक एक बैग गिरने से जोर की आवाज हो जाती है और सारे इन्फेक्टेड उसी केबिन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जेरी किसी तरह सेगन तक पहुंचता है। अब तक जहाज के ज्यादातर यात्री इन्फेक्टेड बन चुके थे। जेरी अब पूरी तरह फंस चुका था। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर सीगन के पास रखे एक ग्रेनेड पर पड़ी। जेरी ने जल्दी से उसे उठाया और प्लेन की एक खिड़की की तरफ फेंक दिया। बूम! ग्रेनेड फटते ही प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया। सभी इन्फेक्टेड उछलते हुए बाहर हवा में उड़ गए। जेरी ने सीगन को एक सीट पर बैठाया और खुद भी अपने सीट पर बैठकर सुरक्षित रहने के लिए सीट बेल्ट बांध ली। लेकिन अब प्लेन कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पायलट ने किसी तरह प्लेन को पास के जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग करवा दिया, लेकिन इस क्रैश में प्लेन के कई हिस्से टूट गए। सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए या मारे गए। खुशकिस्मती से जेरी और सीगन सीट पर होने की वजह से बच गए, लेकिन जेरी के पेट में एक लोहे का टुकड़ा घुस गया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि ये क्रैश वहीं पास ही WHO की एक रिसर्च फैसिलिटी मौजूद थी। सेगन और जेरी किसी तरह खुद को संभालते हुए उस फैसिलिटी तक पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते जेरी की हिम्मत जवाब दे गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर दूसरी ओर कमांड शिप पर मौजूद कैप्टन लगातार जेरी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब जेरी और प्लेन दोनों से कोई जवाब नहीं मिला तो कैप्टन ने मान लिया कि जेरी अब जिंदा नहीं रहा। जेरी को मरा हुआ मानकर कैप्टन ने उसके परिवार को दूसरे रेफ्यूजी कैंप में शिफ्ट करवा दिया। कुछ समय बाद जेरी को होश आता है। वह खुद को एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ पाता है। जेरी अब पूरी तरह सुरक्षित WHO की रिसर्च फैसिलिटी में था, जहां उसके घावों की मरहम पट्टी की जा चुकी थी। जेरी कई दिनों बाद होश में आया था। तभी 2 डॉक्टर्स उसके पास आते हैं जो इस फैसिलिटी के इंचार्ज थे। वे जेरी से उसका परिचय पूछते हैं तो जेरी फोन पर टेरी से उनकी बात करवा देता है। इसी बातचीत के दौरान जेरी को पता चलता है कि कैप्टन ने उसके परिवार को रेफ्यूजी कैंप भेज दिया है। ये सुनकर जेरी और भी परेशान हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसका परिवार सुरक्षित होगा। उसी समय सीगन भी वहां पहुंच जाती है। अब वह पूरी तरह ठीक थी। इसके बाद डॉक्टर्स
जेरी से पूछते हैं कि वह यहाँ आखिर क्या लेने आया है। जेरी सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, बीमारी। जेरी उन्हें बताता है कि यह वायरस फैलने के लिए एक स्वस्थ शरीर ढूंढता है। इसी वजह से इन्फेक्टेड लोग बीमार इंसानों पर हमला नहीं करते और यही इस वायरस की सबसे बड़ी कमजोरी है। जेरी कहता है कि हम इस कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को जानबूझकर हल्का बीमार बनाकर उनकी जान बचाई जा सकती है। ये सुनकर डॉक्टर्स हंस पड़ते हैं। एक डॉक्टर कहता है, मिस्टर लेन, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन किसी को बचाने के लिए उसे बीमार करना ये कोई इलाज नहीं है। जेरी शांत स्वर में कहता है, मैं जानता हूँ ये इलाज नहीं है, लेकिन यह कैमोफ्लॉज बन सकता है। बीमारी हमें इन्फेक्टेड से छिपा सकती है। बस बीमारी ऐसी होनी चाहिए जो घातक न हो और जिसका इलाज संभव हो। डॉक्टर कहता है, ठीक है मिस्टर लेन, लेकिन आपकी थ्योरी साबित करने के लिए किसी को बीमार होकर इन्फेक्टेड के बीच जाना होगा, और ऐसी बेवकूफी भला कौन करना चाहेगा। जेरी बिना रुके कहता है, मैं। वह पूछता है कि क्या उनके पास ऐसा कोई वायरस या बैक्टीरिया सैंपल है जो उसे कुछ समय के लिए बीमार कर सके। डॉक्टर बताता है कि लैब में टाइफस, स्वाइन फ्लू और एसेरिस जैसे सैंपल मौजूद हैं, लेकिन समस्या ये है कि वह लैब दूसरे सेक्शन में है और वहां जाना बेहद खतरनाक है। डॉक्टर उन्हें एक फुटेज दिखाता है। महामारी फैलने के कुछ ही समय बाद फैसिलिटी के चीफ वैक्सीनोलॉजिस्ट इन्फेक्टेड के ब्लड सैंपल्स की जांच कर रहे थे, लेकिन वे खुद इन्फेक्टेड हो गए। अब उस सेक्शन में करीब 80 इन्फेक्टेड मौजूद हैं, इसलिए वहां जाना सीधी मौत को दावत देने जैसा है। फिर भी जेरी पीछे नहीं हटता। सीगेन और एक सीनियर डॉक्टर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों चुपचाप एक कॉरिडोर से होते हुए लैब की तरफ बढ़ते हैं। लैब पहुंचते ही वे देखते हैं कि हर तरफ इन्फेक्टेड भरे पड़े हैं। बिना कोई आवाज किए वे वॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं जहां सैंपल्स रखे थे, लेकिन तभी सीनियर डॉक्टर गलती से एक मशीन से टकरा जाता है। आवाज सुनते ही एक इन्फेक्टेड उनकी ओर बढ़ता है। सेगन तुरंत उसे गोली मार देती है, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही सारे इन्फेक्टेड तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। तीनों पूरी ताकत से भागते हैं। स्थिति बिगड़ती देख जेरी सेगन और डॉक्टर को दूसरे रास्ते से भेज देता है और खुद लोहे की छड़ से आवाज करता हुआ इन्फेक्टेड का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सारे इन्फेक्टेड जेरी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सीगन और डॉक्टर वापस लैब में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। इन्फेक्टेड दरवाजे के बाहर जमा हो जाते हैं। अब जेरी का लौटना नामुमकिन लग रहा था। उधर जेरी किसी तरह वॉल्ट तक पहुंच जाता है। वह अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है और सारे सैंपल्स एक बॉक्स में भर लेता है। तभी एक इन्फेक्टेड वॉल्ट के बाहर आ जाता है। जेरी समझ जाता है कि अब उसकी थ्योरी साबित करने का वक्त आ चुका है। वह एक सैंपल उठाता है। उसे नहीं पता था कि वह सैंपल उसे किस बीमारी से ग्रस्त कर देगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जेरी खुद को वह सैंपल इंजेक्ट कर लेता है। कुछ देर इंतजार करता है। किस्मत से वह किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होता। अब फैसला होना था, क्या इन्फेक्टेड वाकई बीमार लोगों को नजरअंदाज करते हैं या यह सिर्फ जेरी की गलतफहमी है। जेरी हिम्मत जुटाकर वॉल्ट का दरवाजा खोलता है। एक इन्फेक्टेड गर्जना करता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन वह जेरी को छूता तक नहीं। जेरी की थ्योरी सही साबित हो जाती है। वह आराम से इन्फेक्टेड के सामने से निकल जाता है। ये सब कैमरास पर देख रहे सीगन और डॉक्टर्स खुशी से झूम उठते हैं। जेरी आगे जाकर एक वेंडिंग मशीन से कैन गिरा देता है। आवाज सुनकर इन्फेक्टेड उस तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जेरी को फिर भी नहीं छूते। जेरी सैंपल्स लेकर सुरक्षित लौट आता है। डॉक्टर्स तुरंत उसे वैक्सीन देकर बीमारी से मुक्त कर देते हैं। जेरी की वजह से अब दुनिया को इस वायरस से लड़ने का एक रास्ता मिल चुका था। जेरी सीगन के साथ अपने परिवार के पास लौट आता है। हालांकि तब तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन बचे हुए लोगों के लिए साइंटिस्ट्स ने स्मॉल पॉक्स और स्वाइन फ्लू जैसे वायरस का इस्तेमाल करके एक सुरक्षित वैक्सीन तैयार कर ली, जो इन्फेक्टेड के लिए एक कैमोफ्लेज की तरह काम करती थी। यह इलाज नहीं था, लेकिन इससे साइंटिस्ट को इलाज ढूंढने का समय मिल गया और इंसानियत को जिंदा रहने की उम्मीद भी। नेवर फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।